सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में समसामयिक मुद्दों और आप श्रोताओं से जुड़े अहम विषयों पर बात और संवाद करते हैं। इस बार का विषय है भोपाल में हाल ही में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ये वैश्विक निवेशक सम्मेलन प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये समिट निवेशकों, उद्योगपतियों, सरकार और व्यापारिक समुदाय के लिए एक बेहतरीन मंच साबित हुआ है। भोपाल को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये समिट एक अहम कदम है। समिट में आए 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और करीब 21 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए। इस समिट, इसके पहले और बाद की स्थितियों, प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के प्रयासों जैसे तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। जयप्रकाश पारासर जी, आप 3 दशकों से आर्थिक जगत की पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में। और हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं शेफाली पांडे। आप वरिष्ठ मीडिया कर्मी हैं, लेखक हैं और संवेदनशील कवि हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद दीपा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शेफाली जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने इस समिट को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कवर किया है और कैसे देखती हैं आप इस आयोजन को? देखिए, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में 6 इन्वेस्टर समिट हो चुकी थी, लेकिन इस बार की जो इन्वेस्टर समिट थी उसे देखकर ये लगा कि वाकई सरकार ने बहुत तैयारियों के साथ इस आयोजन को किया। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि इस आयोजन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और उनका मध्य प्रदेश को लेकर ये अपील करना और एक तरह से आग्रह करना निवेशकों से कि वे मध्य प्रदेश में आएँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव जो है और इसका असर पड़ना, असर दिखाई देना आगे निश्चित सा लगता है। दूसरी तरफ बाकी जिस तरह के निवेशक यहाँ आ रहे थे उनके लिए कितना सुविधाजनक हो सकता है निवेश करना मध्य प्रदेश में। जो सरकारी सिस्टम में जो चीज़ें होती हैं जिससे हर्डल्स बहुत आते हैं, उसको भी आसान करने की कोशिश की गई। 48 घंटे तक मुझे लगता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम लगातार इस प्रयास में लगी रही कि किस तरह से निवेशकों को लौटने ना दिया जाए मध्य प्रदेश से बगैर निवेश के। बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसा कि शेफाली जी ने बताया कि अभी तक 6 समिट ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये समिट भी अभी हुई है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क रहा जो पिछली हुई हैं और इनमें क्या कैसे फ़र्क देखते हैं आप? ये कई लिहाज से असाधारण थी जी। एक तो ये था कि इसमें जो आंकड़ा है, जो निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा है, वो 30.77 लाख करोड़ का है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जी। और इससे 21 लाख रोजगार उत्पन्न होने का एक अनुमान व्यक्त किया गया है। ये अभी तक जो भी समिट इसके पहले हुए उसमें सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। फिर नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है उस पर अगर आप गौर करें तो उसमें 2-3 बिंदु बहुत इस पूरे सम्मेलन की कहानी को कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा समय है जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत की जो संभावनाएं हैं इससे पहले दुनिया ने इतने सकारात्मक ढंग से कभी नहीं देखा जी। तो ये उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम ग्लोबल ट्रेड के आंकड़े देखें तो ग्लोबल ट्रेड में 1.2 ट्रिलियन का जो परसेंट का जो कमी है वो हुई है, लेकिन भारत का जो ग्लोबल ट्रेड है वो बड़ा है जी। यानी आप अगर पिछले 10 साल की कहानी देखें तो भारत ने 778 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया 2023-24 में जी। ये 10 साल का अगर हम तुलना करें तो 446 बिलियन डॉलर के मुकाबले 67% ज़्यादा है। यानी आप देखिए भारत ने कई ऐसे क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाया है जो आश्चर्यजनक है जी। जैसे डिफेंस में हम नेट इंपोर्टर रहे हैं, हमेशा खरीदते रहे। पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल में अगर आप डिफेंस को देखें तो 2000 करोड़ का 10 साल पहले हम एक्सपोर्ट करते थे। आज हमने 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और 2039 तक हम तकरीबन 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे होंगे जी जी। गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य रखा है निर्यात का
वो है तकरीबन $2 ट्रिलियन का अगले 10 साल में। जी जी। तो आप समझ सकती है कि जो भारत में अपॉर्चुनिटी है वो इस समय मुझे लगता है कि पिछले कई दशक के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जी जी। मध्य प्रदेश के लिए ये मौका बहुत अच्छा मौका है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अन्य राज्यों को वो एडवांटेज नहीं है। ये बात सही है कि हम लैंडलॉक्ड हैं, हमारे पास पोर्ट नहीं है जी। लेकिन हमारी पोर्ट तक एक्सेस है। हम पूरा देश के बीच में हैं, लॉजिस्टिक्स का हम केंद्र बन सकते हैं। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में निवेश के प्रस्ताव आए हैं 8.94 जो बिलियन के आए हैं वो उसमें रिन्यूएबल एनर्जी में आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, और ये सारे वो क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है जी। तो मुझे ऐसा लगता है दीपा कि ये जो मौका था वो बहुत अच्छा था। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा भी कि मध्य प्रदेश जब हम 10 साल पहले 20 साल पहले आते थे, 20 साल पहले जब आते थे तो मध्य प्रदेश को एक बीमारू स्टेट की तरह देखा जाता था और कभी इसमें इतनी संभावनाएं नहीं देखी जाती थी। आज मध्य प्रदेश में सब कुछ है, वो ऑफर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अक्सर हम पहले देखते थे कि हमारा देश जो है सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में, जो आपने बात कही वो वाकई ध्यान में लाने लायक है, क्योंकि हम हमेशा लेते रहते थे दूसरों से। अभी हम देखते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ को भी हम कुछ दे पा रहे हैं। शिफाली मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने रोज़गार हमारे जो मध्य प्रदेश वासी हैं या हमारे देशवासी हैं उनको मिलने वाले हैं इस समिट से, और कैसे हम फाइनेंशियली और स्ट्रांग होंगे? देखिए, वादा तो जो किया गया है जी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंकड़ा दिया है वो 21,40,000 रोजगार का है। लेकिन चुनौती अब ये है कि ये ज़मीन पर आते कैसे हैं जी। कैसे मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहर जो हैं वो हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे बन पाते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन मैं एक चीज़ को खास तौर पर रेखांकित करना चाहूँगी। 2003 में जब यहाँ पर एमपीटी संभाल रहे थे नीतीश भारद्वाज, जो चेयरमैन बने थे एमपीटी के, तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की पहचान की अगर बात आती है तो जियोग्राफी से बस वो हृदय प्रदेश है, उसके आगे हम उसको उस ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन इन 20 सालों में टूरिज्म के सेक्टर में हम देखें तो सरकार ने बहुत ज़्यादा काम किया और भारत का जो हृदय प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसमें कैसे खजुराहो है, कैसे ओरछा है, कैसे महाकाल लोक के साथ उज्जैन है, धार्मिक टूरिज्म की भी बात है इसमें। तो इस सब को एक्सप्लोर करने की और एक नए तरह से दुनिया के सामने, देश दुनिया के नक्शे के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो जो 3 T's की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, उसमें जो है वो कम से कम 2 T तो मध्य प्रदेश में बहुत मजबूती से हैं। एक टूरिज्म है और दूसरा टेक्सटाइल है। टेक्नोलॉजी में हम जरूर अभी 20 पे हैं, 21 पे हमें आना है। तो ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर निवेश अगर आता है, सरकार ने किया भी है कि पहले टूरिज्म सेक्टर में खास तौर पे 25 से ज़्यादा अनुमतियाँ, 2 दर्जन से ज़्यादा अनुमतियाँ लेनी होती थी, उनको 10 में समेटा है। तो ये कोशिशें सरकार की तरफ से भी जो हो रही हैं कि निवेशकों को यहाँ लाया जाए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि रोज़गार के मौके और बढ़ने चाहिए। 10 साल का जो आंकड़ा है 6 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, उसमें 30,13,000 करोड़ के जो है निवेश आए थे और मैदान में जो उतर पाए वो आंकड़ा बहुत छोटा है। तो उस लिहाज से देखें तो अभी निवेश बहुत बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है हमको। चुनौती ये होगी कि इसमें से आधा भी निवेश अगर ज़मीन पर उतर पाता है, 21 लाख करोड़ से ज़्यादा जो रोज़गार की बात है उसमें आधे भी रोज़गार मिल पाते हैं, तो मध्य प्रदेश वाकई बीमारू राज्य से तो अभी बेहतर स्थिति में है, लेकिन रोज़गार सृजन के मामले में भी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे प्रदेश का जो नौजवान है वो रोज़गार के लिए अब दूसरे राज्यों की तरफ नहीं देखेगा अगर ये अमल में आ पाता है। बिल्कुल सही कहा कि अक्सर देखा जाता है तो इंदौर अक्सर देखते हैं कि आर्थिक राजधानी उसको कहते हैं। तो होपफुली अगर यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तो हम भोपाल भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और हमारा पूरा प्रदेश ही बढ़ेगा। पाराशर सर, जो घोषणाएं की गई हैं आपको लगता है कि वो ज़मीन पर कैसे साकार हो पाएंगी? देखिए, निवेश प्रस्ताव को सरकार की घोषणा की तरह नहीं समझना चाहिए। निवेश प्रस्ताव जो एक एंटरप्रेन्योर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसकी तरफ से है। जी जी।
और उसमें जो बड़े प्रस्ताव हैं, बड़े कारपोरेट समूह हैं, उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आए हैं उन पर गौर करनी चाहिए। छोटे छोटे बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों को करते हैं, तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि 30 बिलियन डॉलर का अगर कोई निवेश प्रस्ताव आया तो 30 बिलियन डॉलर जो है वो निवेश हो ही जाएगा या होना चाहिए। ये हमें थोड़ा इस दृष्टिकोण को ऐसे देखना चाहिए कि हम क्या वो इकोसिस्टम तैयार कर पा रहे हैं, क्योंकि उस पर काफ़ी निर्भर करेगा। इसमें खास बात ये रही इस बार कि डॉक्टर मोहन यादव ने इस ग्लोबल समिट के पहले 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए। जी जी। ये पिछली अभी तक की जो रणनीतियां थी उससे थोड़ा भिन्न था। रीजनल जो कॉन्क्लेव थे, इन्होंने सब जगहों पर वहाँ की जो लोकल, ग्लोबल को लोकल से मिलाने की एक कोशिश इसमें है। सरकार ने, अगर आप देख रही होंगी तो 3 प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है उनकी। जी जी। उसमें उन्होंने पहला इंटरनेशनल में जर्मनी, जापान और इन यूके जैसे तमाम देशों में इन्वेस्टर्स से बात की और उनके साथ इंटरैक्टिव सेशंस किए, उसमें उन्हें प्रस्ताव मिले। दूसरा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बात की और तीसरा उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव्स किए। रीजनल कॉन्क्लेव में भी उन्होंने भरोसा दिया जो उद्योगपति थे उनको कि वो आगे बढ़ें, निवेश करें और उन जगहों पर ही निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सरकार मदद करेगी। तो ये जो रणनीति है, इसका जो आपने प्रश्न किया है कि ये कितना कारगर होगा, ये वादे क्या निभाए जा सकेंगे, मैं इसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश के, उनका एक भाषण का जो है वाक्य है वो है कि पहले जो उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, वो अफसरों के पीछे पीछे दौड़ते थे, अब अफसर उनके पीछे दौड़ेंगे। जो अभी शेफाली जी ने एक बात कही और उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि पहले यहाँ पर जो आवश्यक अनुमतियों की संख्या थी वो 38 थी, 38 थी, हमने उसे घटा करके 10 कर दिया है। ये समस्याएं सरकार को जाहिर है कि निवेश लाने के लिए दूर करनी पड़ेंगी, जो भी बाधाएं प्रशासनिक स्तर पर उनके सामने आती हैं। और ये जो ग्लोबल जो जीसीसी खोलने की भी एक बात हुई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है भोपाल में। अगर वो सेंटर खुलता है यहाँ पर, तो आप समझिए कि पूरी दुनिया में जो अभी शेफाली जी ने एक कमी की तरफ इशारा किया था टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में, मध्य प्रदेश जहाँ पर पिछड़ता है, उस सेक्टर को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उसी इकोसिस्टम को बनाने की तरफ आगे बढ़ाता है। और क्योंकि डाटा एनालिटिक्स के लिए या जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं टेक्नोलॉजी में, खास करके जो फ्रंट लाइन की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी आजकल कहते हैं, इसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे पास मेन पावर तो आ रहा है जी। हमारे पास में जो ऑपरेशनल कास्ट है वो लो है, हमारे पास जो टैलेंट एक्विजिशन है, जो प्रतिभाएं हैं, वो उपलब्धता अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैरिट है, GSITS है, इसके बाद हमारे पास में IIT है, IIIT है, हमारे पास में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं। लेकिन एक अच्छा इकोसिस्टम बने तो वो यहाँ पर हम रिटेन कर पाएंगे। बिल्कुल। उनके होने से जो फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, वो ये फायदा होगा कि जो मध्य प्रदेश के दूसरे उद्योग हैं, रियल एस्टेट है, उसमें मांग पैदा होगी, मकानों की मांग पैदा होगी, कंज्यूमर इंडस्ट्री की मांग पैदा होगी, और उसका सीधा लाभ जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनको भी मिलेगा। बिल्कुल, वाकई तो अपना मध्य प्रदेश बिजनेस हब कह सकते हैं कि बन सकता है। मैं तो इसमें बहुत संभावना देखता हूँ, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है जी। और जिस तरह का वेदर है, मौसम है, वो हमें बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बनाता है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे कभी आप लेबर अनरेस्ट नहीं सुनेंगे, कभी आपने कोई बड़ी भारी श्रम की उपद्रव नहीं देखा होगा। यहाँ पर कानून व्यवस्था अपेक्षाकृत बहुत बेहतर है। हम इस तरफ वेस्टर्न इंडिया जो है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात के करीब हैं, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इधर हम दिल्ली के मार्केट को कवर कर सकते हैं। इंडियन जो एक्सप्रेस वे हैं जो बनाए जा रहे हैं भारत में, वो मध्य प्रदेश से हुए बगैर गुजर ही नहीं सकते, मध्य प्रदेश में से ही उनको गुजरना पड़ेगा। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत है। सवाल सिर्फ इतना है कि इसको
लाभ लेने के लिए हम अनुकूल वातावरण का निर्माण करें। बिल्कुल, बात अनुकूल वातावरण की हो रही, तो अभी कौन कौन से जो रियायतें दी जा रही हैं जिससे निवेशक फ्रेंडली यहाँ पर एटमॉस्फेयर बन सके, और ज़्यादा तो क्या क्या रियायतें हो सकती है? जैसे कि सरकार ने भी बोला है कि वो काफ़ी अपने नियम जो सख्त है उनको शिथिल कर रही है। एक तो जैसा कि निवेश के लिए जो अनुमतियां होती हैं वो सबसे बड़ा इशू होता है निवेशक के सामने, तो उसको आसान किया गया है, 10 में समेटा गया है कि दिक्कत ना हो। और सर ने जो कहा वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी बात उस मंच से कही गई थी कि पहले ये होता था कि निवेशक अफसरों के पीछे भागते थे, और उन दिनों में तो, उन 2 दिनों में तो ये रहा कि किसी निवेशक को जाने नहीं दिया जाए, वो निवेश करके ही जाए। मध्य प्रदेश में इसके प्रयास किए गए। एक आंकड़ा जो है वो टूरिज्म के सेक्टर में और खास तौर पर फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जो है वो नई नीति लाने जा रही है सरकार, और उसके लिए फीचर फिल्म निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए, वेब सीरीज निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए, इसके अलावा भी टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ रुपए, यूं भी शूटिंग का हब बन रहा है मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी, अब ये सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके पहले ही भोपाल जैसे शहर में कई फिल्में शूट हुई, और पंचायत जैसी फेमस वेब सीरीज बनी, और जो फिल्में शूट हुई वो सक्सेसफुल भी रही। तो ये भी एक नए ढंग का एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए सृजित हो रहा है, क्योंकि फिल्म की जो यूनिट आती हैं उनको जो टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं वो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मिल पाते हैं, कलाकार बड़ी तादाद में मिल पाते हैं। तो इस तरीके से ये एक फिल्म के लिए भी एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। मेरी जो फिक्र है वो इस बात को लेकर है कि अभी जो GIS हुआ उसमें कई जो प्रदेश के हिस्से हैं, रीजन वाइज अगर हम देखें तो ग्वालियर चंबल में जितने निवेश की उम्मीद थी उस हिसाब से निवेश नहीं आ पाए। भोपाल को बहुत कुछ मिला, लेकिन कई रीजन पूरी तरीके से छूटे हुए हैं। अभी हम, और इसके पहले जो निवेश हुआ उसमें इंदौर बहुत ही इंदौर सेंट्रिक, मालवा सेंट्रिक रहे। तो अभी ये जो रीजन छूटे हैं जहाँ पर बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल, जहाँ रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, चुनौती ये होगी कि वहाँ निवेशक आए और वहाँ की स्थितियाँ बदलें। हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसे क्षेत्र भोपाल और इंदौर तो अभी हो गए हैं, ग्वालियर चंबल इन सब जगहों पर अभी ज़रूरत है, ताकि वहाँ जो जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। सर, टेक्नोलॉजी की आपने बात की थी, हरित ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी विशेष उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं? टूरिज्म में करीब 6 या 7 बड़े उन्होंने MOU किए हैं, करार किए हैं। जी। और मुझे उसमें 2-3 बातें बहुत ठीक लगती हैं, और मुख्यमंत्री जी ने भी मंच से इस बारे में कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह का जंगल है और जिस तरह का मौसम रहता है, हरियाली है, इसका टूरिज़्म से अगर हम जोड़ करके लाभ लें तो दुनिया में बहुत कम ऐसे डेस्टिनेशंस होंगे जिस तरह का हमारे पास में फॉरेस्ट कवर है। तो इको टूरिज़्म में काफ़ी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। मैंने सुना है उस दौरान की जो फॉरेस्ट के गेस्ट हाउस हैं, PWD के गेस्ट हाउस हैं, उनको PPP मॉडल पे ला करके और उनको ज़्यादा सुविधा संपन्न बनाने की तरफ बढ़ा जा रहा है। वहाँ ये भी बात हुई कि जो एक ऑरेंज ग्रुप है जो रिसॉर्ट चलाता है, उन्होंने काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा वहाँ पर की है। कुछ दूसरी बड़ी जो IT कंपनियां हैं जो टूरिज़्म के सॉल्यूशंस देती हैं, उनके साथ भी कई तरह के MOU उसमें करार हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज़्म जो है उसको लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट कहा जा सकता है मध्य प्रदेश के लिए। सबसे कम ऊंचाई पर लगने वाला फल है। आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए बिना आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बहुत जो आंकड़े दिए अर्थव्यवस्था के विकास के, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। और उन्होंने कहा कि भाई डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी जो 4 है ये 8 हो जाएगी, 8 से 16 हो जाएगी, 16 से 32 हो जाएगी, और ये बहुत जल्दी तेज़ी से होगा। क्योंकि अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक्सपोर्ट का जो टारगेट है वो $2 ट्रिलियन का रख रहे हैं। तो $2 ट्रिलियन तो अभी हमारे कुछ साल पहले हमारी इकोनॉमी ही थी। मध्य प्रदेश के बारे में भी अनुमान है कि 2036 तक मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो $2 ट्रिलियन हो जाएगी, जो एक समय भारत की इकोनॉमी होती थी।
तो जो शेखावत जी की बात थी वो ये थी कि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने की स्थिति में जाहिर है कि यहाँ पर टूरिज़्म बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, लोग टूरिज़्म में खर्चा करेंगे, तो मध्य प्रदेश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमें अच्छे होटल्स बनाने पड़ेंगे, टूरिस्ट पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि जो भी पर्यटक आते हैं उनको सुरक्षा की गारंटी हो सरकार की तरफ से, और जो रोड्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, जो संचार की सुविधाएं हैं वो वहाँ तक उपलब्ध हों। तो हमारे पास में दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, जल तत्व, हमारी वाटर बॉडीज़, और हमारा फॉरेस्ट कवर, हरित तत्व। तो हम जो है टूरिज़्म में इन दोनों तत्वों का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज़्म की बात शेफाली जी ने शुरू में की थी, वो बहुत बड़ा ज़बरदस्त साबित हुआ है। महाकाल लोग जो है इस लिहाज से बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि मैंने भी कई यात्राओं में मुझे जो लोग मिलते हैं वो पहली बार मैंने महाकाल लोग जाते हुए देखे, उनको उज्जैन जाते हुए देखा, और मेरे लिए भी ये आश्चर्यजनक था कि दक्षिण भारत से लोग इतनी बड़ी तादाद में उज्जैन आ रहे थे। तो ये जो रिलीजियस टूरिज़्म है, इसमें खजुराहो को भी, जो हमारा टूरिज़्म बोर्ड है MPT है, वो इस पर क्या कर रहा है कि फोकस कर रहा है। खजुराहो वगैरह के जो टूरिज़्म है इसका एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि विदेश से या देश भर से जब टूरिस्ट आता है तो वो लोकल आर्ट को खरीदता है, हैंडीक्राफ्ट को खरीदता है, लोकल फूड को टेस्ट करता है, लोकल सामान खरीद करके घर ले जाता है। तो जो स्थानीय लोग होते हैं जी उनको बड़ा सीधा फायदा उसका मिलता है, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि कहा था शिफाली मैम आपने कि शुरुआत टूरिज़्म से की है कि उसमें पैसा भी, इन्वेस्टमेंट कम है और हमको ज़्यादा मिल सकता है। तो बात ये कि जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी चंदेरी में प्राणपुर विलेज बनाया है, विलेज होम स्टे शुरू कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, अर्निंग के हिसाब से बिल्कुल ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इससे छोटी छोटी जो जगहें हैं वो भी रेखांकित हो रही हैं। जैसा सर ने कहा भी कि जब आप महाकाल लोक का प्लान करते हैं, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो फिर आप ओंकारेश्वर, महेश्वर पूरे सर्किट से होते हुए जाते हैं, और फिर जब आप वहां पहुंचते हैं तो फिर वहां बाघ प्रिंट पर भी आप गौर करते हैं, फिर आप अजरक भी देखेंगे। तो एक विजिट से हम कितने सेक्टर्स को लाभ पहुंचा पा रहे हैं। एक बात और जो मेरा निजी अनुभव रहा है समिट के दौरान का, मेरी मुलाकात आकाश से हुई। आकाश उज्जैन में रहते हैं और वो पोलैंड पढ़ने के लिए गए थे। तो जो सर कह रहे थे ना कि रीजन वाइज जैसे काम हो रहा है, हालांकि वो ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में ही आए थे निवेश के प्रस्ताव लेकर, लेकिन उन्होंने पोलैंड के अपने 2 साथियों को जोड़कर उज्जैन में मिल्क प्रोडक्शन का काम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो एक जिला कैसे ग्लोबली कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल, इसकी एक झलक भी हमको इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिली। बिल्कुल, वाकई बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। इससे हमारे जो भी बाहर, सर ने भी बात कही थी कि जो हमारे यहाँ IIT हैं, सारी चीज़ें हैं जो हमारे जॉब ना होने की वजह से बाहर जाते हैं, तो वही जो मैन पावर है हम यूज़ कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा हमारे प्रदेश का। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है प्रदेश के चहुँ विकास में मील का पत्थर साबित होगी। आपकी क्या राय है? उम्मीद तो यही कर रहे हैं हम लोग, और जैसा सर ने भी कहा और हमने देखा भी कि बहुत लंबे वक्त से तैयारी की जा रही थी। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुनिया के हिस्सों में जाकर निवेश के लिए माहौल बनाया, उसके बाद देश में माहौल बना, बिल्कुल, छोटे ज़िले जो हैं वो भी निवेश के इस मैदान में आ सके, वहाँ की भी तस्वीर बदल सके, इसके भी प्रयास हुए। और उस तैयारी के बाद भोपाल में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब लगातार समीक्षा होगी, लगातार ये निगरानी रखी जाएगी कि जो निवेश आए हैं वो किस स्तर पर हैं, टास्क रखा जाएगा, एक टाइम लिमिट दी जाएगी। तो जिस मोटो के साथ, जिस लक्ष्य के साथ सरकार चल रही है, उम्मीद ये की जानी चाहिए, पॉजिटिव नोट पर हमें रहना चाहिए कि जो निवेश प्रस्ताव आए हैं वो अमल में आएंगे, और रोजगार का जो तस्वीर बदलने का मध्य प्रदेश की सपना हम सब मिलकर देख रहे हैं वो जमीन पर आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। सर, आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, मैं तो बहुत काफ़ी आशान्वित हूँ कि इसके अच्छे नतीजे आने चाहिए। और मेरे सोच ये है कि रोजगार पैदा करने के लिए इंडस्ट्री का सिंक होना चाहिए आपके एक्सपोर्ट से या मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में हैं। हमने टर्शरी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया पिछले वर्षों में, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो मध्य वर्ग पैदा हुआ वो चला गया
सेवा क्षेत्र में जी। और हमें जो मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से आगे बढ़ानी चाहिए थी, वैसे डिफेंस में बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हुआ, गारमेंट में बहुत अच्छा हुआ। हमारे यहाँ गारमेंट में, टेक्सटाइल में बहुत अच्छा पोटेंशियल है जी। इंदौर में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी रही है। और आपको बताऊं कि मैं एक्सपोर्ट में यदि हम देखें पिछले कुछ वर्ष के आंकड़े उठा करके, तो मैं गारमेंट इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और इसमें 35% का ग्रोथ हुआ था। अभी हाल ही में खास करके जो बांग्लादेश का में जो उठापटक हुई राजनीतिक अस्त व्यस्तता, उसका सीधा फायदा भारत को मिला। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे कई उद्योग हैं और इस पूरे समिट की या नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ अभी हाल ही में शेप ले रही हैं, वो इस तरह की हैं कि उस रीजन की ताकत को पहचानो जी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी उसी जी, का जी। एक कहना चाहिए उसी नीति का एक अंग है। तो ये उस रीजन की ताकत को पहचानो, उसके मुताबिक नीतियाँ बना करके वहाँ पर निवेश लेकर के आओ। अगर आप ऐसा करेंगे, उस ज़रूरत को, उस ताकत को अगर आप समझ करके अगर काम करेंगे, तो आपकी सफलता के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर अब हम ये कह सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ में कि राजधानी भोपाल में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, वो प्रदेश के चहुँ विकास में मील का पत्थर साबित होगी और नए आयाम स्थापित करेगी। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। धन्यवाद। और इसी के साथ कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में